नमस्कार, माइंड रोड पे आपका स्वागत। आज के अंक में बात उन्नाव लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 33। उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच बसा हुआ उन्नाव लोकसभा सीट। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो इसका इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने जंगलों के बीच इस नगर को बसाया था। बाद में यहाँ पर कन्नौज के शासकों का शासन रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्नाव के गंगा तट के परियर नामक स्थान पर ही महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की थी। साथ ही उन्नाव ही वो क्षेत्र है जहां लव कुश ने महाराज राम की सेना को परास्त किया था। चुनावी दृष्टिकोण से बात की जाए तो विधानसभा की 6 सीटें इस लोकसभा में आती हैं, जिसमें बांगरमऊ, उन्नाव, भगवंतनगर, पुरवा, सफीपुर और मोहान की विधानसभा सीट है, जिसमें सफीपुर और मोहान ये 2 विधानसभा सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। 1952 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो यहाँ भी पहला चुनाव हुआ। फिर शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। साल 1952 से लेकर और लगातार 6 चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता रहा। साल 1957, 60, 1962, 67 और 71 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर जीत हासिल हुई। 1977 में कांग्रेस का विजयी रथ रुक गया और ये सीट जनता पार्टी के हिस्से में चली गई। पर साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने वापसी की और जियाउर रहमान अंसारी यहाँ से दूसरी बार सांसद चुने गए। फिर 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर अपना परचम लहराया और जियाउर तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1989 में इस सीट पर जनता दल ने अपना परचम लहराया। अनवर अहमद यहां से चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। साल 1991 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और देवी बख्श सिंह ने इस सीट पर भाजपा का कमल खिलाया। फिर इसके बाद 96 और 98 का चुनाव भी ये जीते और जीत की हैट्रिक लगाई। पर साल 1999 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं पाई और समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट चली गई। दीपक कुमार यहां से चुन करके संसद पहुंचे। 2004 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में चली गई और ब्रजेश पाठक यहां से सांसद चुने गए। साल 2009 में ये सीट एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के पास वापस आई और सांसद बनी अन्नू टंडन। साल 2014 और 2019 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही। साक्षी महाराज यहां से वर्तमान समय में सांसद हैं। इस लोकसभा सीट पर प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो वर्तमान समय में साक्षी महाराज यहां से सांसद हैं। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी यानी साक्षी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1956 को कासगंज जिले में हुआ था। ये लोध समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े धार्मिक नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। पीएचडी की डिग्री लेने के बाद साल 1990 में इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। ये कल्याण सिंह, जो उस समय के लोध समाज के एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते थे, उनके संपर्क में आए। फिर साल 1991 में जब बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड हुआ तो उसमें इनका नाम आया। साल 1991 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतारा। सीट थी मथुरा की लोकसभा सीट। मथुरा लोकसभा सीट से साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और संसद पहुंचे। पर 1996 और 98 के चुनाव में इन्हें मथुरा से टिकट ना देकर 1996 में इन्हें फर्रुखाबाद भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 1996 में फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया और फिर ये वहां से चुनाव जीते। 1998 में दूसरी बार फर्रुखाबाद से चुनाव जीते। 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। कारण था अटल बिहारी वाजपेयी के नज़दीकी ब्रह्मदत्त की हत्या का आरोप। ब्रह्मदत्त की हत्या के आरोप के चलते बीजेपी ने इन्हें इन चुनाव के पहले इनका टिकट काट दिया। साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए और इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। हालांकि तब ये समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। 1999 का जब चुनाव हो गया तो इसके बाद इन्हें मुलायम सिंह ने बाकायदा समाजवादी पार्टी में शामिल किया और साल 2000 में इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। इसी साल साक्षी महाराज और उनके 2 भतीजों पर सामूहिक
बलात्कार का आरोप लगा। एटा की एक महिला प्राचार्य ने अपने साथ इन तीनों लोगों पर सामूहिक दुराचार का आरोप लगाया। साक्षी महाराज गिरफ्तार हुए और 1 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिए गए। बाद में जब सबूतों के अभाव में इन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया। साल 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें जो राज्यसभा के सांसद थे वो अपने फंड को लेकर के हेराफेरी का उनके ऊपर आरोप लगा था। साक्षी महाराज पर भी आरोप लगा कि ये एक एनजीओ के लिए इन्होंने अपने फंड में हेराफेरी करने के लिए बात की, और इस टाइप की चीज़ें उस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई थी, जिसका साक्षी महाराज ने खंडन किया। पर कई बार कई चीज़ों को लेकर के इनका नाम काफ़ी समय तक इसमें घसीटा जाता रहा। साल 2012 में ये फिर से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। हालांकि उसी समय इनके ऊपर एक बार फिर एक हत्या का आरोप लगा, फिर से इनकी गिरफ्तारी हुई, पर सबूतों के अभाव में ये एक बार फिर बरी हो गए। साल 2014 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव जीते और सांसद हुए। फिर साल 2019 में दूसरी बार चुनाव जीत करके सांसद हैं। एक हिंदूवादी नेता के तौर पर इनकी छवि है। हिंदूवादी नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। हालांकि कई बार इनकी जो चर्चा रहती है, जो ज़्यादातर ये चर्चा में रहते हैं, वो अपने विवादित बयानों को लेकर के रहते हैं। फिर चाहे वो मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करने को लेकर के हो, या फिर तीन तलाक के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर। इनके ऊपर समय समय पर गैंगरेप और हत्या जैसे आरोप लगे हैं। हालांकि आरोपों से ये हर बार बरी हो जाते हैं। दूसरे नेता के तौर पर बात की जाए तो इस लोकसभा में अनु टंडन का नाम आता है। 15 नवंबर 1957 को उन्नाव में ही अनु टंडन का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई उन्नाव से ही पूरी की। फिर 22 दिसंबर 1976 को इनका विवाह IRS संदीप टंडन के साथ हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ अनु टंडन ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। साल 2009 में अनु टंडन उन्नाव की लोकसभा सीट से कांग्रेस के बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ी और चुनाव जीत करके सांसद चुनी गईं। साल 2014 में वो चुनाव हार गईं। 2019 में भी कांग्रेस ने उन्हें उसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा, पर ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। रिलायंस परिवार और मुकेश अंबानी के साथ अनु टंडन उनके परिवार की खूब करीबी रही है, और यही करीबी इन्हें हमेशा विवादों में रखती है। इनके पति ने IRS रहते हुए रिलायंस ग्रुप पर रेड मारा था। फिर इन्होंने नीता अंबानी के घर पर भी रेड की थी, पर अपने रिटायर होने के बाद इन्होंने रिलायंस ग्रुप ज्वाइन किया और ये रिलायंस ग्रुप के एम्प्लॉय हुए। अनु टंडन के दोनों बेटे भी वर्तमान समय में रिलायंस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने भी रिलायंस का फंड मैनेज करने के लेकर के अनु टंडन पर आरोप लगाए थे कि अनु टंडन रिलायंस और अंबानी परिवार का पैसा स्विस बैंक के लिए मैनेज करती हैं। हालांकि अनु टंडन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बाद में जब 2015 में स्विस बैंक से एक लिस्ट लीक हुई जिसमें वहां पे खातेदारों का नाम था, उसमें 22वें नंबर पर अनु टंडन का भी नाम रहा था। तीसरा नाम आता है अरुण कुमार शुक्ला, जिन्हें लोग अन्ना महाराज के नाम से जानते हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक रही है। जमीन हथियाने, दंगा भड़काने, अधिकारियों को धमकाने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के सक्रिय राजनेता हैं। सपा में खूब सक्रिय हैं। 2009 में हालांकि इन्होंने जो उन्नाव लोकसभा सीट से जब 2009 में चुनाव लड़े थे तो उस वक्त ये बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी ने इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया, पर ये दूसरे नंबर पर रहे। पर 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ये समाजवादी पार्टी में आ चुके थे। सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और ये चुनाव हार गए थे। 2019 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर दांव खेला। हालांकि उसके पहले समाजवादी पार्टी ने वहाँ पूर्व विधायक पूजा पाल को टिकट दिया था जो बसपा की थी, पर अंतिम समय में ये टिकट काट करके और अन्ना महाराज के खाते में आ गया था। अन्ना महाराज चुनाव जीत नहीं पाए। हालांकि क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, खूब सक्रिय माने जाते हैं। इसके बाद नाम आता है ब्रजेश पाठक का। 25 जून 1964 को हरदोई में ब्रजेश पाठक का जन्म हुआ। पेशे से वकील हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB किए। साल 1990 में लखनऊ विश्वविद्यालय के बतौर अध्यक्ष इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उसके पहले 1989 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे थे, फिर 90 में अध्यक्ष हुए। लगभग 12 सालों के बाद इन्होंने कांग्रेस से
सक्रिय राजनीति में अपनी शुरुआत की, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। साल 2002 में ये मल्लावा की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े, हालांकि ये चुनाव जीत नहीं सके। साल 2004 में ये बसपा में आ चुके थे। बसपा ने इन्हें उन्नाव की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ब्रजेश पाठक जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में सक्रिय थे तो उस वक्त ही ने लखनऊ और इसके आसपास के साथ पूरे जो क्षेत्र थे इसमें अपनी अच्छी पैठ बना ली थी। उन्नाव और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। यही कारण था कि बसपा ने इन्हें 2004 में लोकसभा का चुनाव उन्नाव की लोकसभा सीट से लड़ाया था। उसे जीत करके इन्होंने बसपा के इस निर्णय को सही साबित किया। चुनाव जीतने के बाद ये बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभर करके सामने आए। इसके बाद ये केवल उन्नाव की लोकसभा सीट तक ही उसी दायरे में नहीं बंधे, बल्कि बसपा में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम होते थे उसका जिम्मा ब्रजेश पाठक को सौंप दिया गया। साल 2009 में लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले बसपा ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया और वहां इन्हें मुख्य सचेतक बनाया अपनी पार्टी का। उसी साल इनकी पत्नी नम्रता पाठक को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इनके साले गुड्डू पंडित को भी उसी साल 2010 में एमएलसी बनाया गया था। साल 2012 में नम्रता को उन्नाव के सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया बसपा ने, पर यह चुनाव नम्रता जीत नहीं पाई। फिर साल 2014 में उन्नाव की लोकसभा सीट पर एक बार फिर से ब्रजेश पाठक की वापसी हुई। ब्रजेश पाठक को बसपा ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि ये चुनाव हार गए। उस चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रहे थे। मायावती के बेहद करीबियों में गिने जाने वाले ब्रजेश पाठक ने सत्ता परिवर्तन की हवा को भांप लिया और साल 2016 में ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। अमित शाह की मौजूदगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन्होंने लखनऊ मध्य की सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। ये चुनाव जीते और जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ब्रजेश पाठक को बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाता है राजनीति में। साथ ही ये शुरुआती दौर से ही जब ये छात्र राजनीति में थे तभी से ये खूब सक्रिय रहते हैं। अपनी ही सरकार को कई बार ये विभिन्न मुद्दों पर लताड़ते रहते हैं। साथ ही साथ लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब लोकसभा समीकरण की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी लोकसभा है। यहाँ वोटर भी सबसे ज़्यादा हैं। करीब 21 लाख वोटर हैं इस लोकसभा में। जो 2019 के आंकड़े थे इसमें 11 लाख वोटर पुरुष हैं तो 10 लाख स्त्री वोटर्स हैं। यहाँ ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है जो करीब 7 लाख के आसपास है। वहीं मुस्लिम वोटर्स 2,15,000 तो सवर्ण वोटर्स करीब 5.5 लाख के आसपास हैं। इस सीट पर ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोटर जो हैं वो राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य विधाता हैं, उनका भाग्य तय करते हैं। जाति समीकरण इस सीट पर हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। हालांकि विकास भी मुद्दों में कहीं ना कहीं बना रहता है। धन्यवाद।